साल 2022 की ये बात है। घर के अंदर दो ही सदस्य थे, ननद और भाभी। भाभी अपना कुछ काम कर रही थी, मोबाइल छूट जाता है और मोबाइल आ जाता है ननद के हाथ में। जैसे ही ननद के हाथ में मोबाइल आता है, इस बीच में लगातार नोटिफिकेशन की जो बेल थी वो बज रही थी। नोटिफिकेशन की बेल को वो ऑन कर देती है। देखती क्या है कि उसकी भाभी एक अनजान शख्स के साथ काफी देर से चैट कर रही है, इनकी बातचीत कर रही है। इसी बीच में जो ननद को मौका मिल जाता है, वो अपनी भाभी की उस अनजान शख्स के साथ बातचीत को पढ़ना शुरू कर देती है और इसी बीच में एंट्री हो जाती है भाभी की। और जैसी भाभी की एंट्री होती है तो यहाँ वो ननद से झगड़ा करने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बिना इजाजत के तुमने मेरा फोन लिया कैसे। यहाँ कहासुनी शुरू हो जाती है। उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम किससे बातचीत कर रही थी। इतना था। भाभी और ननद के बीच में जो कहासुनी शुरू होती है, तो यहाँ भाभी को ऐसा फील होने लगता है कि ये बात अब घर में सास को पता चल जाएगी, उसके पति को पता चल जाएगी। तभी वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद उसने थोड़ी ही देर में अपना बैग पैक कर लेती है और बैग पैक करने के बाद, इससे पहले की बात ये सास तक पहुंचती, पति तक पहुंचती, उसने बैग पैक करने के बाद यहाँ से घर से निकल जाती है और वो कह जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझे वापस लाने की कोशिश भी मत करना। अपने भैया से कह देना कि कोई और बहू का इंतजाम कर लें। इस तरह की बात आखिरकार वो चली तो जाती है। साल 2022 भी निकल जाता है, पूरा साल 2023 भी निकल जाता है, साल 2024 भी निकल जाता है। लगातार वक्त बीत रहा था और जब वक्त बीत रहा था, तब लड़की के परिवार वाले और साथ ही जो लड़का था उसके परिवार वाले आपस में बैठते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। कहते हैं कि बहू कब तक अपने मायके में रहेगी, क्यों ना उसको लेके आएं। समाज के जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए थे और बैठने के बाद एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि भाई इस बहू को अपने साथ लेकर चले जाओ। लेकिन बहू ने शर्त रख दी थी कि अगर मेरी 3 शर्तें मंजूर कर ली गई तो मैं चलने को तैयार हूं, अगर नहीं शर्त मानी गई तो फिर मैं नहीं जाने वाली हूं, भले ही चाहे आप कुछ कुछ भी कोशिश करो और कितने भी कोशिश करो। जब बहू ने अपनी 3 शर्तें बताई, पहली शर्त होती है कि कोई भी मेरा मोबाइल चेक नहीं करेगा, यानी कि मैं अपना मोबाइल अपने पास रखूंगी और वो चाहे कहीं भी रखा रहे, चाहे वो मेरे पास हो, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वो पति हो, ननद हो, सास हो, कोई मेरा मोबाइल चेक ना करे। इस तरह की बात आ जाती है। फिर दूसरी शर्त सुनाई जाती है कि घर में कोई भी मुझसे किसी भी काम के लिए नहीं कहेगा, मेरा मन होगा तो मैं काम कर लूंगी और मेरा मन नहीं होगा तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। दूसरी शर्त भी सुन ली जाती है और तीसरी शर्त होती है कि मुझे कोई काम, जैसे क्या ब्यूटी पार्लर है, ऐसा कोई काम करवाइए। अगर आप मेरी तीनों शर्तें मानने को तैयार हैं तो मैं ससुराल आने वाली हूं और नहीं तो नहीं आने वाली। घर के परिवार के लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए लोगों ने फैसला किया, ठीक है, हमें तुम्हारी तीनों की तीनों शर्त मंजूर हैं, आप एक काम करो, हमारे साथ चलो। बहू अब अपनी ससुराल में आ जाती है। काश के उस दिन उस पंचायत में घर के परिवार के लोगों को बैठे हुए बीच में वो शर्तें ना मानी गई होती तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता। हालांकि जिंदगी दूसरी पटरी पर जरूर चली जाती, लेकिन कत्ल नहीं होता, हत्या नहीं होती। हत्या जब होती है तो उस हत्या के बाद न केवल उस प्रदेश में, बल्कि सोशल मीडिया का ये जमाना है, हर किसी के मोबाइल में बस यही घटनाक्रम है, वो तेजी के साथ तैर रहा है। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, क्यों कत्ल किया जाता है इसके कत्ल के पीछे, और कैसे वो कातिल पकड़ा जाता है, आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है धार। धार ज़िले से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है, गोंदी खेड़ा चारण। ये तारीख है 6 और 7 अप्रैल 2026 की रात, लगभग 1:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ जो उसकी सास है जिसका नाम लक्ष्मीबाई होता है और ननद है ज्योति, उन तक पहुंच जाती है। सास और ननद आपस में बातचीत कर रहे थे। जल्दी से एकदम से वो उठते हैं। उठने के बाद कहते हैं कि, यानी कि जो लक्ष्मीबाई होती है, सास होती है, वो कहती है अपनी बेटी से कि देख, आज तेरे भैया और तेरी भाभी का फिर से झगड़ा हो गया है और ये भी क्या झगड़ा करने का वक्त है। रात के लगभग 1:45 के आसपास का वक्त हो रहा है। जैसे ही सास और ननद ने ये आवाज़ सुनी, चीखें सुनी, तुरंत ही वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ आती हैं, जिस कमरे में बहू और बेटा आराम से सोते हैं। उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखते क्या है, ये जो उनका बेटा है जिसका नाम है देवकृष्ण पुरोहित, देवकृष्ण पुरोहित अपने ही बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है। और जो बहू को देखा जाता है तो बहू दूसरे वाले कमरे यानी कि आंगन की तरफ थी और उसके हाथ और पैर दोनों साड़ी से बंधे हुए थे और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, यानी कि चलने फिरने की स्थिति में नहीं होती है। जब माँ और बेटी ने अपनी ही बहू और अपने ही बेटे को इस स्थिति में देखा तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें, हुआ है तो क्या हुआ है, क्यों ये चीख मचा रही है, क्यों बेटा औंधे मुंह पड़ा हुआ है।
जब बेटे के पास बहुत नज़दीक जाकर देखते हैं तो बेटे के सर में किसी ने धारदार हथियार से बहुत गहरा घाव किया हुआ था और उतने ही हिस्से पे जितना सर होता है थोड़ा सा दूर तक चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। उस ब्लड को देखने के बाद अब यहाँ चीख पुकार मच जाती है और जैसी चीख पुकार मचती है तो ये चीख पुकार पहले तो बहू मचा रही थी, उसके बाद फिर जो उसकी बहू की सास और ननद होती है वो भी चीख पुकार मचाने लगते हैं और आसपास के लोगों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। अब आसपास के लोग जो होते हैं तत्काल ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो देखते हैं जो लड़का है जिसका नाम देवकृष्ण पुरोहित है वो मर चुका है, यानी कि बेड पर पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसकी नब्ज को टटोलना शुरू किया उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे क्या वो जिंदा है। तत्काल ही उसको यहाँ से उठाते हैं, उठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उधर जो बहू है, बहू को बंधन मुक्त कराया जाता है और उधर डॉक्टर ने उस लड़के को मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं तब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसी बीच में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और यानी कि जो थाना होता है राजद, यहाँ की पुलिस को जब सूचना मिलती है तो थानेदार सहित कई और पुलिस वाले होते हैं, मौके पर पहुंच जाते हैं। ज़िले के जो एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं, एएसपी हैं ये भी मौके पर पहुंच जाती हैं, साथ ही एसडीओपी ये भी पहुंच जाते हैं और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस की टीम ये सब मौके पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। क्योंकि बहू ने जो बताया था परिवार वालों को और परिवार वालों ने जो पुलिस वालों को बताया था, ये कहानी थी कि घर में लूटपाट हुई है, लूटपाट के बाद लड़के की हत्या कर दी गई है। ये अपना आप में एक बड़ा क्राइम हो जाता है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन जाती है कि अब इस टाइम में, इस दौर में कौन लूट डकैती कर रहा है, क्योंकि लूट डकैती करने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। लोग अब लूट डकैती इस तरह से नहीं करते हैं घर में घुसकर किसी के साथ मारपीट करना, बल्कि मोबाइलों से पैसे का आदान प्रदान कर लेते हैं, कॉलिंग के माध्यम से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन लूट के एक तरह से तरीका बदल चुका है, इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद पूछताछ करती है, पता करती है, तो बहू ने जब परिवार वालों को बताया था कि घर में लगभग 3 या 3.5 लाख रुपए के आसपास के जो जेवरात हैं वो गायब हो चुके हैं, लगभग 50,000 रुपए की जो नकदी है वो भी गायब हो चुकी है। इसी बीच में जब बहू से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस वाले आखिरकार क्या पूछें क्या ना पूछें, क्योंकि वो इकलौती चश्मदीद गवाह होती है। जब उससे पुलिस वालों ने आखिरकार हिम्मत जुटाई, करीब करीब 6 घंटे के बाद की बात है, पुलिस वालों को लगा कि अब थोड़ी तसल्ली हो चुकी है, इस बहू से बात की जा सकती है। बहू का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका से बातचीत की जाती है। प्रियंका ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि यानी कि उसका पति और वो खुद सोए हुए थे और इसी बीच में 2 या 3 बदमाश घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उसका मुंह पकड़ लेते हैं। मुंह पकड़ने के बाद कहते हैं कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारे पति को जान से मार दी जाएगा। पति आराम से सोया हुआ है, वो उसे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और जब इस तरह की बात आती है तो उसे दूसरे कमरे में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरे कमरे में जाने के बाद जो घर में रखा हुआ सामान था उसको देखने लगते हैं। इसी बीच में फिर वो बताती है कि जो उसका पति था वो जाग जाता है और जब जाग जाता है तो विरोध करना शुरू कर देता है और जैसे वो विरोध कर रहा था तो बदमाशों ने उसके सर में धारदार हथियार मारा और धारदार हथियार मारने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस अब इस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। ये पता किया जाता है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस वक्त घर में कितने सदस्य थे जो मौके पर मौजूद थे। घर में होते हैं 4 सदस्य। जो लड़का है जिसका नाम देवकृष्ण पुरोहित, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, उसकी माँ लक्ष्मीबाई जो कि दूसरे कमरे में थोड़ा फासले से लेटी हुई थी, बहन है जिसका नाम ज्योति है, वो माँ के साथ थोड़ा फासले से लेटी हुई थी और जो पत्नी है प्रियंका वो अपने पति के साथ लेटी हुई थी। प्रियंका लगभग जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है। पिता के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये 26 जनवरी साल 1999 की बात है। उसके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और घर के अंदर ये सिर्फ 4 ही सदस्य रहते हैं। अब पुलिस वालों ने यहाँ उस लड़की यानी कि जो प्रियंका है, जो घर की बहू है, उससे पूछताछ करना शुरू किया। उससे पूछताछ किया कि फिर से थोड़ा बताओ कि आखिरकार क्या बात है, कैसे हुआ, तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच में एक महिला सिपाही ने दूसरे महिला अधिकारी के कान में कुछ फूंक सी मारी, यानी कि कुछ बताने की कोशिश की। ये कहा कि मैडम, ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बने थे। जब बात शारीरिक संबंध की आती है तो वो अधिकारी कहने लगते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हो, घर के अंदर एक मर्डर हो चुका है, लूटपाट हो चुकी है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। बोले मैडम, हो सकता है कि ये बात कोई काम की हो, इसलिए मैं ये बताना चाहती थी। लेकिन उस बात को रख लिया जाता है। फिर से प्रियंका से जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो प्रियंका ने जो पहले बयान दिया था उस बयान में और दूसरे वाले बयान में कुछ विरोधाभासी था।
फिर एक अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि पहले बयान कुछ और दिया था, अब की बयान कुछ और दिया है। इसी बीच में एक और अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी आता है, तो बड़े अधिकारी ने प्रियंका से बातचीत करना शुरू किया। अब तीसरे अधिकारी के सामने कुछ और बातचीत करना शुरू कर देती, यानी कि प्रियंका अपना बयान बार बार बदल रही थी, कहानी में थोड़ा बहुत उलटफेर हो जाया करता था, कभी कुछ बताती थी तो कभी कुछ बताती थी। इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है। इसी बीच में एक पुलिस अधिकारी ने जो लेडी पुलिस अधिकारी होती है, उसने इस महिला से, यानी कि प्रियंका से पूछा कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में जब ये घटना हुई थी उससे पहले या थोड़े बहुत जैसे भी था, क्या तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध बने थे? जैसे ही उस रोती हुई महिला से सवाल किया जाता है, वो एकदम से सकपका सी जाती है, घबरा सी जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन्हें सब कैसे पता चला कि ये सब भी हुआ है। तभी कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, क्योंकि जो डॉग स्क्वाड आया हुआ है और डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस की टीम, जो टीम अपना अपना काम कर रही थी, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला था जिसके आधार पर पुलिस को कुछ पूरी पूरी शंका थी, आशंका थी कि इनके बीच में शारीरिक संबंध बने हैं। उस महिला से जब ये पूछा जा रहा था, तो महिला घबरा जाती है, यानी कि बताने में असमर्थ हो जाती है, चुप्पी साध जाती है। अभी तक रो रही है, एकदम से वो चुप हो जाती है। तो पुलिस को यही बात कुछ ना कुछ खटकती है। जो सच था वो बताने में शायद उसे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसके पति की हत्या हुई है, वो भी बहुत भयानक रूप में। फिर पुलिस को जब सवाल जवाब करना शुरू किया है, तो पुलिस को उसकी बातों में कुछ बदलाव से नजर आ रहे थे। इधर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आ जाती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही थी जिससे थोड़ा सा शक पैदा और ज्यादा हो जाता है। दरअसल जो लड़का है, जिसका देव कृष्ण पुरोहित है, उसकी हत्या जो की गई थी, उसको धारदार हथियार जो मारा गया था, वो कुछ इतनी गुस्से में या फिर इतनी ताकत के साथ मारा गया था कि वो 12 इंच का घाव कर देता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लूट की, डकैती की, इस तरह की हत्याएं होती हैं, लेकिन जब गहरे घाव दिए जाते हैं तो उसमें दुश्मनी का एंगल निकल के आता है। और जो लूट डकैती होती है उसमें दुश्मनी नहीं होती है, रैंडमली किसी के घर में घुसते हैं, लूटपाट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ऐसा घाव नहीं देते जैसा कि घाव इस देव को दिया गया था। पुलिस को अब शक होने लगता है कि इस महिला से पूछा जाए तो यहीं से कुछ ना कुछ बात निकलेगी। अब उस महिला से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया है प्रियंका से, तो प्रियंका ने उस पूरी कहानी को बताना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2015 की बात है। देव कृष्ण नाम के इस लड़के की शादी होती है महाराष्ट्र के गांव पन्ना खेड़ी की रहने वाली लड़की, जिसका नाम प्रियंका होता है। लेकिन जब ये बाल विवाह था, ये छोटे थे, बच्चे थे, और बच्चे होने की वजह से ही इनका शादी तो हो जाती है, विवाह तो हो जाता है, लेकिन ये इसकी रुखसती, यानी कि वो मायके से ससुराल विदा नहीं की जाती, और ये शर्त रखी जाती है कि जब ये बालिग हो जाएंगे, यानी कि बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ से इनकी विदाई कर दी जाएगी। और ऐसा ही साल आता है 2020, यानी कि शादी के 5 साल के बाद उनकी जब विदाई होती है, तो धूमधाम से इनकी विदाई कर दी जाती है। यहाँ पर प्रियंका थोड़ा आनाकानी कर रही थी, तैयार नहीं थी, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पाया, किसी को एहसास नहीं हो पाया कि आखिरकार प्रियंका जाना क्यों नहीं चाहती है। शायद कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए थे, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। अब जब भी ये प्रियंका के साथ उसका पति शारीरिक संबंध बनाने की, यानी कि सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस पर ऐतराज करना शुरू कर देती है। कहती है मैं थक रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो हर बार बहाना करती थी, और इसी वजह से ही पति और पत्नी के बीच में कहा सुनी शुरू हो जाया करती थी। यदि ननद या फिर उसकी जो सास होती थी वो समझाने की कोशिश करती थी, तो वो उनसे भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया करती थी। अपने पति से कहती थी ये ननद मेरे सामने न पड़ जाए, सास मेरे बिल्कुल सामने न पड़ जाए। अब उसे कोई बहाना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने का। घर में अगर झगड़ा हो जाएगा तो वो यहाँ से निकल के सीधा अपने मायके पहुंच जाएगी, और मायके में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये रहेगी। मायके वाले ऐसे हैं, उसको वापस ससुराल भेज देते हैं, क्योंकि मायके में रहेगी तो आसपास के लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या मायके में रहने के लिए शादी की है, कि क्या, क्यों वो मायके में रहती है। इसी तरह से लगातार उस पर दबाव बनता रहता है, और ये वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। साल 2022 आता है। एक दिन उसका मोबाइल ननद के हाथ में लग जाता है, यानी कि ज्योति के हाथ में लगता है। ज्योति ने जैसे ही मोबाइल को देखा, तो एक लड़के से वो चैट कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी। उसको पता चलता है, इसी का फायदा उठाती है, और फायदा उठाने के बाद ये प्रियंका अपनी मायके पहुंच जाती है। और इस बार वो लंबे समय तक, लगभग 2 साल से ज़्यादा, वो अपने मायके में रहती है। और मायके में रहने के दौरान ही इसी बीच में इनको पता चल जाता है कि इसका एक किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब वो यहाँ से उसको लेके आते हैं 3 शर्तों के बाद। एक, मोबाइल नहीं लोगे, दूसरा काम के लिए नहीं कहोगे, तीसरा ब्यूटी पार्लर का काम कराओगे। ये शर्तें मान ली जाती हैं। बस उनके मकसद ये था कि घर परिवार है, आपस में रिश्ते ना बिगड़ें, पति और पत्नी है, बच्चा पैदा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन प्रियंका की आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और एक दिन ऐसे ही उसने
ये लड़की यानी कि प्रियंका तैयार होकर आराम से खिड़की के किनारे बैठी हुई थी। जिससे ये प्यार करती है वही लड़का गांव में देखा जाता है, वो सामने से गुजर रहा है। दोनों ही अपनी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। पति देव इस बात को देख लेता है और पति को इस बात पर गुस्सा आता है। जब विरोध करता है तब उसकी पत्नी ने गिरबान पकड़ा। गिरबान पकड़ने के बाद उसका गला दबाने की कोशिश की। काश वो यहीं से अपनी पत्नी को तलाक दे देता और उस प्रेमी के साथ कर देता कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी उसने इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की और इस रिश्ते को ठीक करना ही उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी। जिससे वो प्यार करती है उसका नाम गुलशन कमलेश पुरोहित होता है, जो कि एक ढाबा चलाता है, शादीशुदा होता है, 2 बच्चों का बाप होता है और साल 2017 से प्रियंका का कमलेश पुरोहित के साथ शारीरिक संबंध थे, प्रेम संबंध था। उन्हें मिलने के बहाने चाहिए थे। जब वो मायके में थी 2020 से पहले तक, तो वहाँ उसे मिलने के लिए कोई रोक टोक तो कोई थी ही नहीं, लेकिन जब ससुराल आ जाती है तो वो बहाने ढूंढती थी लड़ाई झगड़ के, ताकि अपने पति को छोड़े और प्रेमी से मुलाकात करके आ जाए। उसका ऐसे ही चलता रहा। जब यहाँ पर इसने रोकथाम ज़्यादा करने की कोशिश की है देव ने अपनी पत्नी प्रियंका को कि अब तुम कमलेश से मिलने की कोशिश भी मत करना, तभी उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। और रास्ते से हटाने की तारीख आती है 31 मार्च 2026। यहाँ प्लानिंग बना दी जाती है। कमलेश से कहा जाता है कि ये लो 1 लाख रुपए और जाकर कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको रास्ते से हटाना है। देव कृष्ण पुरोहित को अगर तुमने रास्ते से नहीं हटाया तो फिर मुझसे बातचीत मत करना। वो 1 लाख रुपए लेता है। एक अपने दोस्त होता है जिसका नाम संजय भाटी होता है, सुरेंद्र भाटी से ये संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद, क्योंकि वो गैंगस्टर है, क्योंकि वो उस पर कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, उससे बातचीत करता है और ये तारीख तय कर ली जाती है 4 अप्रैल 2026 की रात को। यहाँ से वो लोकेशन देगी, यहाँ से वो पूरा तरकीब बताएगी और वो इंतजार करती रही। साथ ही जो उसका प्रेमी है वो घर के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन जो गैंगस्टर था जिसने 1 लाख रुपए की बात तय कर ली थी और 50,000 रुपये एडवांस ले लिए थे, वो वापस लौट कर नहीं आता है। इस बात पर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने प्रेमी से बोलती है, प्रेमी उससे बोलता है, सुरेंद्र जो भाटी होता है कि भाई पैसे वापस करो। जो पैसे वापस करने की बात आती है तो कहता है थोड़ी तसल्ली रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और ये तारीख आती है 6 और 7 अप्रैल 2026 की रात। जैसे जैसे बताया गया था घर के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा खोला छोड़ दिया गया था। प्रवेश करने के बाद फिर वो सोता हुआ है, उसे कोई हरकत नहीं हो रही है। पूरी ताकत के साथ उसके शरीर में बहुत ज़ोर से वो मारा जाता है। कोई फरसा जैसा कोई धारदार हथियार होता है। एक ही लगने के बाद उसको चीखने का, चिल्लाने का, कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। वो जैसा पड़ा था वैसे के वैसे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि शायद उसने करबट जरूर ली थी, उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से वो जो मेन मुख्य बदमाश है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो मौका पाता है, छत के रास्ते से भाग जाता है। और इस बीच में जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो आराम से बैठ के शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसी कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से और पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से मिल रही है। हालांकि पुलिस इस प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो उसका पति है वो दर्द से तड़प रहा था, चीखने की तो स्थिति में था ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत गहरा घाव दिया गया था। और उसको ही दिखाने के लिए शायद इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे, ताकि अब ये कह सकें कि देखो, रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ। यहाँ से वो अपना आराम से चले जाते हैं, लेकिन बार बार बयान बदलना और पुलिस के सामने जो कुछ ऐसे क्लू मिले थे उसके हिसाब से घटनाक्रम का जब खुलासा होता है, तो ये खुलासा होने के बाद राजा रघुवंशी की जो कहानी थी, जैसे सोनम और राजा रघुवंशी, जैसे इंदौर की कहानी, वो पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन जाती है। तो उस कहानी से इस कहानी को, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश का है, वो मध्य प्रदेश के इंदौर का है, मध्य प्रदेश के धार का है, उससे जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक और ये सोनम रघुवंशी है जिसने अपने पति की हत्या कर दी है। अब पुलिस ने इस लड़की को, यानी कि जो प्रियंका होती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया, जो उसका प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और जो उनका गैंगस्टर था, बदमाश था, जिससे संपर्क किया गया था, पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस घटना ने बाकी पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे कैसे लोग हैं इस ज़माने में। काश उसने पहली ही शर्त रखी जाती हैं, 3 शर्तें, अगर इस परिवार ने विरोध करके उसे निकाल दिया होता घर से, तलाक दे दिया होता, तो ये नौबत नहीं आती, ये कत्ल कभी नहीं होता। बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जब इस तरह की घटना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले कर देते हैं कि जाओ इनके साथ रहो, इनके साथ ही जिंदगी बिताओ, कम से कम कोई कत्लेआम तो नहीं होगा, किसी पति की हत्या तो नहीं होगी, जैसे यहाँ पर देव कृष्ण की हत्या हुई है।